तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन जो ईएमआई का है, दो चार पहले ईएमआई का देख लें, तो जल्दी से इसको ट्राई मार लिया जाए एक बार भाई। 2 कॉइल्स ऑफ इंडक्टेंस दिया हुआ है, 2 कॉइल हैं जिनका इंडक्टेंस गिवन है। 2 कॉइल्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस 2 हेनरी, L1 मान लो 2 मिली हेनरी एंड 8 मिली हेनरी, दूसरा है 8 मिली हेनरी का इंडक्टेंस। ठीक है भाई, 2 इंडक्टर है इस तरह से, आर प्लेस्ड सो क्लोज टुगेदर दैट इफेक्टिव फ्लक्स इन वन कॉइल कंप्लीटली लिंक विद द अदर कॉइल। एक का कॉइल का जो भी हमारा फ्लक्स है, फील्ड है, वो दूसरे से भी लिंक्ड है। ऐसे कंडीशन में बोलते हैं कि सारा का सारा फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, 1 है, ये समझते हैं। मतलब मैक्सिमम फ्लक्स लिंकेज, म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू भी मैक्सिमम रहेगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, जब भी 2 कॉइल को कपल करते हैं तो उसमें कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है, और जब मैक्सिमम फील्ड जब दूसरे कॉइल से लिंक्ड हो, किसी एक कॉइल का फील्ड जितने भी हैं सारे के सारे लिंक्ड हो गए दूसरे से, तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग 1। वैसे जानते हुए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग होता है कितना भाई, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 L2, ये होता है। इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, म्यूचुअल इंडक्टेंस, और ये दोनों कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस। ये हम लोगों ने पढ़ा था ईएमआई में, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन 2 कॉइल्स। तो दोनों कॉइल के बीच में जो कपलिंग हुआ है वो मैक्सिमम का कंडीशन है। द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन दीज 2 कॉइल्स आर, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है। तो कितना आसान है भाई, जब हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होता है तो K का वैल्यू, मैक्सिमम फ्लक्स लिंक्ड होता है सेकेंडरी से, तो K का वैल्यू 1 होता है, इसलिए हम लोग 1 इज इक्वल टू लिखेंगे M डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 L2। इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया अंडर रूट L1 L2, और L1 का वैल्यू डाल देंगे, L2 का वैल्यू 2 है, 8 है, 16 है, मीन्स 4 है। तो इसका मतलब 4 मिली हेनरी इज द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये समझ गए। इसका आंसर भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं हम लोग। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल M इज इक्वल टू K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। बिल्कुल भाई यही होता है, क्योंकि K होता है M डिवाइडेड बाई अंडर रूट L1 L2, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस इज K टाइम्स अंडर रूट L1 L2। K का वैल्यू देखो 1 रख दिया और L1 L2 कर देंगे, इस तरह से काम हो जाएगा। चलो ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये एक केस बेस वाला, केस बेस स्टडीज है। ठीक है भाई, इसको देखा जाए, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट के मामले में ये डिस्क्राइब्ड है ये केस। यहां दिया हुआ है भाई कुछ सेंटेंसेस इसके बारे में। लेंज लॉ स्टेट्स दैट द direction of induced current in a circuit is such that it opposes the change in flux, or it opposes the cause which changes the flux, which produces it। इंड्यूस्ड ईएमएफ को जो प्रोड्यूस करेगा, मतलब चेंज इन फ्लक्स को जो प्रोड्यूस करेगा, उस कॉज को भी अपोज करना। Thus, if a magnetic flux linked with a closed circuit increases, the induced EMF flows in such a direction that the magnetic flux created it opposes the direction of original magnetic flux। ओरिजिनल मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज कराने के चक्कर में रहेगा, एंड इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करेगा तो उसको इंक्रीज कराने में रहेगा। तो आप जानते हैं दिस इज एक्सप्लेनेशन ऑफ क्या, लेंज लॉ। तो भैया लेंज लॉ तो पहले से ही जानते हो आप, तो लेंज लॉ का यूज़ करने हैं और आगे बढ़ने हैं। ठीक है भाई, तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंगली ये काम करेंगे। यहाँ देख रहे हो, ये दिखा रखा है एंटी क्लॉकवाइज, ये दिखा रखा है क्लॉकवाइज। भैया ये नॉर्थ मैग्नेट को ले जा रहे हो, और ये है हमारा एक्सिस, ये अपना एक्सिस है। इस तरह से इस एक्सिस के अराउंड हम लोग ले जा रहे हैं, नॉर्थ को ले जा रहे हैं। तो ये जरूर नॉर्थ डेवलप कर लेगा, ये साउथ डेवलप कर लेगा। क्यों? क्योंकि पास ला रहे हो तो रिपेल करेगा, मोशन को अपोज करना है। ये मोशन ऐसे है, जब मोशन लेफ्टवर्ड है तो इसको रिपेल करेगा, राइटवर्ड फोर्स लगाएगा। इसका मतलब इंड्यूस्ड ऐसा होगा कि ये राइटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाए। तो इसका मतलब नॉर्थ जब पास आ रहा है तो इसको नॉर्थ को रिपेल करने के लिए नॉर्थ बनाएगा। नॉर्थ बनाने का मतलब क्या है, इधर से अगर देखें तो नॉर्थ दिखेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा तभी तो इधर बनेगा नॉर्थ, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज। इसमें ऐसे, इसमें ऐसे। ये जो लूप बना हुआ है इस तरह का बना हुआ है, इस तरह का बना हुआ होने का मतलब क्या हुआ, ये वाला देखो इस सर्कुलर
सर्कुलर लूप से ये वाला एक्सिस का इतना पोर्शन नहीं दिख रहा है, मतलब ये वाला है फ्रंट में जो छुपा दिया एक्सिस को, तो ये वाला फ्रंट साइड है, ये वाला बैक साइड है, क्योंकि बैक साइड के ऊपर जो एक्सिस आएगा वो दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख रहे हो एंटी क्लॉक में, क्योंकि इधर नॉर्थ डेवलप करने हैं, इधर नॉर्थ डेवलप करना है। ये मैंने क्या लिखा है भाई, ये फ्रंट और ये बैक लिखा है, फ्रंट और ये बैक लिखा है, और इस डायरेक्शन में हमें इंड्यूस करना है, मीन्स इधर नॉर्थ डेवलप करने हैं, इधर साउथ डेवलप करने हैं। तो क्या करने पड़ेंगे, ऐसे चलेगा भाई, इट मीन्स इसमें डाउनवर्ड, इसमें अपवर्ड, ऐसे चलेगा भाई। तो ऐसे चलेगा। इधर से देखें मैग्नेट साइड से तो एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा भाई, इसमें क्या हो रहा है, तो मैग्नेट को अवे ले जा रहे हो भैया, अवे ले जा रहे हो तो नॉर्थ को समझो अवे ले जा रहे हो, जो पास वाला होता है उसी का सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है, इसलिए साउथ अवे जा रहा है उसका उतना रोल नहीं है जितना नॉर्थ अवे जा रहा है। नॉर्थ अवे जा रहा है तो इसको अपोज करने के लिए इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उधर भाग रहा है। अट्रैक्ट करने के लिए नॉर्थ को कैसे अट्रैक्ट करें, साउथ से अट्रैक्ट करेंगे, तो इधर साउथ डेवलप करेंगे, इधर नॉर्थ डेवलप करेंगे। तो उधर नॉर्थ करने का मतलब फील्ड इधर निकलना चाहिए, ऐसे फील्ड निकलना चाहिए इसके, तो फील्ड ऐसे निकलना चाहिए, तो ऐसे चलेगा करंट, करंट ऐसे चले, कर्व फिंगर करंट का डायरेक्शन, तो थंब बताना है फील्ड, तो ये ऐसे चलेगा, इट मीन्स दूर वाले में डाउनवर्ड, पास वाले में अपवर्ड, तो ऐसे ये चलेगा। तो ये ऐसे दिखाएंगे इस तरह से। तो खैर ये सब आप जानते हैं, डायरेक्शन निकालना, ये सब तो पुरानी बात हो गई। अब जो क्वेश्चन है वो देखने हैं भाई। तो क्वेश्चन देखा जाए 71 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो जरा देखो। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी से देखा जाए भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, 4 ऑप्शंस। The induced EMF is not in the direction opposing the change in magnetic flux, so as to oppose the cause which produces it. The induced EMF is not in the direction opposing the change in magnetic flux. तो भैया ये तो अपोज करता है ना, इज इन द डायरेक्शन, ये नॉट तो गलत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये तो उस डायरेक्शन में होता है जो कि अपोज करता है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। ठीक है, इसलिए नॉट लिख दिया तो ये रॉन्ग हो गया। द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल्स एंड द मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल और मैग्नेट, इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होगा, चाहे ये आगे आने लग जाए, चाहे ये आने लग जाए, चाहे ये अपोज। रिलेटिव मोशन जब भी होगा तो इट विल प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये तो बात बिल्कुल ठीक है भाई, जब भी रिलेटिव मोशन होगा देयर विल बी चेंज इन फ्लक्स एंड हेंस प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट इन द कॉइल बनेगा। ठीक है भाई। सी में EMF इज इंड्यूस ओनली इफ द मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल। अगर मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तभी EMF प्रोड्यूस होगा। नहीं भैया ऐसा नहीं है, अवे जाएगा तब भी प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेट रेस्ट में रहे, कॉइल इधर जाए उधर जाए तब भी प्रोड्यूस होगा, कॉइल भी पास दूर ले जाए तो भी। इसलिए EMF इज प्रोड्यूस ओनली इफ द मैग्नेट इज मूविंग, ऐसा बात बोलना ठीक नहीं है। कॉइल भी मूव करके इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस कर सकता है। EMF इज इंड्यूस्ड ओनली इफ द कॉइल इज मूव्ड टुवर्ड्स द मैग्नेट। खाली कॉइल को मैग्नेट की तरफ मूव कराएं तभी प्रोड्यूस होगा, ओनली लिख दिया तो ये गलत हो गया। चाहे कॉइल जाए मैग्नेट के पास, चाहे मैग्नेट आए कॉइल के पास, या अवे जाए, सब में। इसलिए बी ऑप्शन इसके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है भाई। और द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज गिवन बाई, कौन सा लॉ देता है भाई, तो लेंज लॉ, सबको मालूम है लेंज लॉ देता है, इसमें तो कोई परेशानी वाली बात ही नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल, दैट इज बी ऑप्शन, वो करेक्ट था, वो हम लोग देख चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाएं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। चलो हम लोग देखते हैं। लेंज लॉ इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से ये फॉलो करता है। आप मैकेनिकल एनर्जी दो, उधर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा। आप मोशन मैग्नेट का कराओ चाहे कॉइल का मोशन कराओ, आप मैकेनिकल एनर्जी वर्क करोगे भाई, फोर्स लगाओगे, मोशन कराओगे, तो तुम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो विच इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो एनर्जी का कंजर्वेशन फॉलोड रहता है। तो 74 नंबर देखो भाई, ये क्या कह रहा है। नियर ए सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर एज सोन इन फिगर, an electron moves along the straight line, electron move कर रहा है along a straight line, the direction of induced current if any in the loop is, direction of induced current in the loop, अगर कोई भी induced current हुआ तो वो बताने हैं उसका डायरेक्शन।
वेरिएबल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और जीरो। बताना है भाई डायरेक्शन। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज। भाई जो लोग बोलते हैं वही माइक को अनम्यूट करें, बाकी लोग म्यूट रखें। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन। बताओ भाई क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज बोलना सही नहीं रहेगा, कुछ गड़बड़ है, ये बोलना ठीक नहीं रहेगा। देखो जब ये अप्रोच करेगा तो इसका जो भी फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो फील्ड बढ़ता जाएगा। जब दूर है तो कम फील्ड है, कोई भी मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है भाई, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ फ्लक्स बनेगा, यहाँ फील्ड बनेगा इसका तो फ्लक्स बनेगा। मूविंग चार्ज जब दूर है तो कम फील्ड बनाया होगा, पास आएगा ज़्यादा फील्ड बनाएगा, दूर जाने लग जाए फिर कम फील्ड बनाने लग जाएगा। इसलिए जब ये मोशन कर रहा है अलोंग द स्ट्रेट लाइन, तो व्हेन इट इज़ फार एंड इट इज़ अप्रोचिंग द कॉइल, इट मीन्स यहाँ पे जो भी फ्लक्स है वो इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। और जब ये अवे इधर हो गया, इधर जाने लग गया, अब ये ऐसे जाने लग गया, तो इस कंडीशन में रिसीड कर रहा है। और जब रिसीड कर रहा है तो इसका मतलब फ्लक्स इज डिक्रीजिंग नाउ। तो जब इसके थ्रू फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इसका डायरेक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ का अलग होगा, इंड्यूस करंट का अलग होगा, और जब ये डिक्रीज करेगा तो अलग हो जाएगा। इसलिए कोई एंटी क्लॉकवाइज बोले या क्लॉकवाइज बोले तो भैया एक मोमेंट पे हो सकता है कि अभी यहाँ है तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, मीन्स अप्रोचिंग टाइम में क्या है, तो कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी निकालेंगे मिल जाएगा। लेकिन जब ये अवे जाएगा तो ये फिर बदल जाएगा। इट मीन्स अप्रोच के लिए अलग है और रिसीडिंग के लिए अलग है डायरेक्शन। इसलिए वेरिएबल तो होगा, एक बार क्लॉकवाइज तो दूसरी बार एंटी क्लॉकवाइज। वेरिएबल तो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है कि इस मोमेंट पे बताना है कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तब बताना है। नहीं भाई, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि लूप के पास लूप रखे हैं हम लोग, और एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ये मूव कर रहा है, दिखाया है बीच में, यहाँ पे एरो यहाँ दिखाया है, एरो क्वेश्चन में यहाँ दिखाया है। तो खैर एरो से कोई मतलब नहीं है, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इफ एनी इन द लूप। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट जब ये अप्रोच कर रहा है उस समय अलग हो जाएगा। तो चलो भाई यहाँ पे मैं निकालता हूँ, व्हेन अप्रोचिंग, व्हेन इलेक्ट्रॉन अप्रोचेज द लूप। जब ये अप्रोच कर रहा होगा तो ऑब्वियसली फ्लक्स इज इंक्रीजिंग विद टाइम। और अब देखो कि इलेक्ट्रॉन का ऐसे मोशन होना मतलब करंट इधर होना, क्योंकि निगेटिव चार्ज इधर जाता है उसके अपोजिट में करंट समझते हैं। सो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इट मीन्स करंट इस डायरेक्शन में, और करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका फील्ड यहाँ पे इस लूप के पास डॉट में, ये है करंट तो ये है डॉट में फील्ड। इट मीन्स यहाँ पे ये डॉट में फील्ड प्रोड्यूस किया रहेगा। अगर ये लूप इधर होता तो क्रॉस में कर रहा होता, ये यहाँ है भाई तो थंब करंट का डायरेक्शन, तो ये बायोट-सावर्ट लॉ से भी निकाल सकते हो। ये है आई डी एल क्रॉस आर, तो ये डी एल है, ये आर है, यहाँ का फील्ड हमें देखना है, डी एल क्रॉस आर करेंगे, डी एल से आर की तरफ घुमाएंगे, डॉट मिल जाएगा। सो डॉट में फील्ड है और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। डॉट में फील्ड है, इसका फील्ड डॉट में है और वो फ्लक्स टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। तो भैया जब डॉट में फील्ड है और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो हमें ओरिजिनल के अपोजिट में करना होता है, क्योंकि जब भी फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड फील्ड जो होगा वो क्या करेगा भाई, तो अपोज करेगा किसको, ओरिजिनल फील्ड को, ओरिजिनल फील्ड को अपोज करेगा। तो ओरिजिनल डॉट में तो ये क्या करेगा, क्रॉस में प्रोड्यूस करेगा। क्रॉस में प्रोड्यूस करने के लिए क्या करेगा, ये क्रॉस में प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ क्लॉकवाइज करंट चलेगा। इट मीन्स जब ये अप्रोच कर रहा है तो क्लॉकवाइज करंट, क्योंकि डॉट में है और जैसे जैसे पास आ रहा है ये डॉट में जो फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था इलेक्ट्रॉन वो बढ़ता जाएगा, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ओरिजिनल डॉट है तो क्रॉस यान में हम लोग फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। क्रॉस में फील्ड प्रोड्यूस करना मतलब क्लॉकवाइज चलना, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट होगा इन द लूप। ठीक है भाई। और जब ये रिसीड करे, दैट इज ये जब अवे जा रहा हो, व्हेन इलेक्ट्रॉन moves away from loop,
लूप से जब अवे जा रहा है, यहाँ पे है, मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो ऑब्वियसली करंट ऐसे है, बट ये दूर जा रहा है तो करंट का वैल्यू भी हमारा, ये करंट जो है ये हमारा, ये करंट तो चलो है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो भी रेट है स्पीड के हिसाब से, बट यहाँ का जो फील्ड है, तो अब देखो करंट ये है तो फील्ड इसका डॉट में है, करंट ये डायरेक्शन तो फील्ड इसका यहाँ पे डॉट में है, ये करंट है तो ये डॉट में फील्ड, डॉट में फील्ड है, बट फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम एज द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अवे, इट मीन्स फ्लक्स इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ओरिजिनल हमारा डॉट में है, ये बी ओरिजिनल जो है वो डॉट में है, तो अब क्या करेंगे, फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो हमें तो क्या करना पड़ेगा, तो इंड्यूस्ड ऐसा चलेगा जो कि ओरिजिनल को सपोर्ट करे, ओरिजिनल को सपोर्ट करे, ओरिजिनल को सपोर्ट करना मतलब ये डॉट में प्रोड्यूस करेगा, तो डॉट में प्रोड्यूस करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, तो ऐसे चलने पड़ेंगे, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज चलने पड़ेंगे। सो ऐसे कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज करंट होगा। इट मीन्स इट विल वेरी, इट विल वेरी, वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है भाई, ये समझ गए। इलेक्ट्रॉन दिया था वैसे दिखा देगा कि इस लोकेशन पे है, अब उस टाइम पे क्या, उस लोकेशन पे उस टाइम पे क्या, तो अप्रोचिंग या रिसीडिंग, अगर क्वेश्चन में दे दिया जाता कि इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स द कॉइल तो बता देते उसके हिसाब से, लेकिन ये कह रहा है मोशन इन स्ट्रेट लाइन है भाई, लेकिन कहाँ है वो अभी नहीं पता, तो ऐसे कंडीशन में अप्रोचिंग के लिए अलग और रिसीडिंग के लिए अलग। तो इसका आंसर हम लोग देख लिया जाए 74 नंबर का। 74 का ए कह रहा है दैट इज व्हेन द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट द फ्लक्स लिंक विद द लूप विच इज गोइंग इनटू द पेज इज फर्स्ट इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग एज द इलेक्ट्रॉन पासेस बाई, पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। सो द इंड्यूस्ड करंट I1 इन द लूप विल बी फर्स्ट क्लॉकवाइज एंड देन विल चेंज द डायरेक्शन, दैट इट विल बिकम एंटी क्लॉकवाइज एज द इलेक्ट्रॉन पासेस बाई। जैसे इलेक्ट्रॉन पास बाई करता है वैसे ही क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है, पहले था क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है भाई, ये हम लोग समझ चुके हैं, तो इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ भाई, इसको हटाया जाए। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। चलो 75 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग ट्राई करें। व्हेन द करंट इन द कॉइल इंक्रीजेस, व्हेन current in coil A increases with time, there will be change in the flux in coil B which will induce a current। ठीक है भाई, जब भी करंट कॉइल A में चेंज होगा, इंक्रीज होगा with the time, there will be change in flux in coil B which will induce a current। बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। ये क्या मैंने देख रहा हूँ, अच्छा ये तो आंसर ही आंसर ही है, आंसर थोड़ी देखने, क्वेश्चन गया 75 नंबर क्वेश्चन देखने हैं, वो वाला हम लोगों ने देख लिया था 74 नंबर। 75 नंबर देखने हैं। टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल A एंड B, देखो भाई टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल A एंड B आर केप्ट इन हॉरिजॉन्टल ट्यूब इनसाइड, ट्यूब साइड बाय साइड, कोई हॉरिजॉन्टल ट्यूब में साइड बाय साइड रखा है, कौन सा, A और B। हॉरिजॉन्टल ट्यूब में अगर साइड वाइज हम लोगों ने दो कॉइल रखा है A एंड B। टू आइडेंटिकल सर्कुलर कॉइल A एंड B आर केप्ट इन ए हॉरिजॉन्टल ट्यूब साइड बाय साइड विदाउट टचिंग ईच अदर। अच्छा भाई दोनों टच नहीं कर रहे हैं। इफ करंट इन कॉइल A इंक्रीजेज विद टाइम, करंट इन कॉइल A इंक्रीजेज विद टाइम, इन रिस्पॉन्स कॉइल B, इसके रिस्पॉन्स में कॉइल B क्या करेगा, तो जब ये इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, इसका मतलब इसका फ्लक्स यहाँ इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, फ्लक्स इंक्रीज होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बिल्कुल भाई, तो इन रिस्पॉन्स द कॉइल B इज अट्रैक्टेड बाय ए, रिमेन्स स्टेशनरी और इज रिपेल्ड और रोटेट्स। तो भैया इसमें करंट अगर हमारा इंक्रीज करेगा टाइम के साथ, तो आपको बताना है कि ये सेकेंड कॉइल को अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा या रोटेट कराना शुरू कर देगा, क्योंकि ये एक ट्यूब में है तो ये इधर उधर नहीं जा सकता, रिपेल करेगा तो उधर जाएगा और ये अट्रैक्ट करेगा तो अपनी तरफ आएगा। ठीक है भाई, तो अब जरा देखा जाए कि अगर इसका फील्ड इंक्रीज करे, तो मान लो ये फील्ड ऐसे प्रोड्यूस कर रखा है, ऐसा अपना चल रहा है, ऐसे प्रोड्यूस कर रखा है फील्ड, अगर ये फील्ड इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल भाई, अब जब फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो ये क्या करेगा भाई, तो ये इंड्यूस करेगा, इंड्यूस करंट के चलते जो इंड्यूस फील्ड होगा वो क्या करेगा, फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो ये तो भाई डिक्रीज कराने के लिए अपोजिट टू ओरिजिनल
करेगा, क्योंकि फ्लक्स तो इंक्रीज करा रहे हो, तुम करंट इंक्रीज करा रहे हो भाई। इफ द करंट इन कॉइल ए इंक्रीजेस विद टाइम, तो ए में करंट इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ, तो फ्लक्स इज इंक्रीजिंग, और फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो जो ओरिजिनल डायरेक्शन है फील्ड का उसके अपोज करने हैं, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस करेगा, तो ये वाला इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है, ये वाला इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल भाई, तो ये वाला इस डायरेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, इस डायरेक्शन मतलब इधर से देखें तो क्लॉकवाइज ऐसा चल रहा है, तब ये इधर प्रोड्यूस कर रहा है। इसको क्या करना है, इधर प्रोड्यूस करना है, तो ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे, तो ये वाला प्रोड्यूस कर रहा है ऐसे। मीन्स एक में क्लॉकवाइज तो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। तो एक में क्लॉकवाइज और दूसरे में भी क्लॉकवाइज होता तो दोनों में सेम पैरेलल डायरेक्शन ऑफ करंट होता तो अट्रैक्शन होता, लेकिन एक में क्लॉकवाइज दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब यहाँ पे जितना करंट है उसके अपोजिट में ये करंट है। तो जब अपोजिट डायरेक्शन में दो पैरेलल वायर में जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट हो तो क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है। सेम डायरेक्शन में करंट होता है इसमें और इसमें, अगर सेम डायरेक्शन ऑफ करंट होता तो अट्रैक्शन हो जाता, लेकिन अब ये रिपेल करेगा। इट मीन्स इट विल रिपेल, तो हमारा अपोजिट डायरेक्शन में करंट चलेगा और वो रिपेल्ड होगा, इसलिए ये हमने फिक्स किया है। तो ये वाला इसको रिपेल करेगा, धक्का मारेगा, तो ये रिपेल्ड हो जाएगा। चलो अब आंसर देखते हैं हम लोग इसका। देखो 75 में, when the current in the coil A increases with time there will be change in flux in coil B which will induce a current in B. Now according to the Lenz law the direction of induced current in B will be opposite to the direction of current in A. A के डायरेक्शन से अपोजिट, एक में क्लॉकवाइज चल रहा था तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज। If the two loops carry current in opposite direction they will repel each other. बिल्कुल ठीक बात है भाई, तो ये तो रिपेल करेगा ही। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये समझ गए बात हम लोग, अब हम लोग आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई। तो ये भी एक केस है म्यूचुअल इंडक्टेंस पे, जल्दी से देख लिया जाए म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें तो होता ही भाई, एक कॉइल है दूसरा कॉइल है, समझते हैं, इसमें सीधा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सबको मालूम है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के फैक्ट्स का, सबको पता है, इसलिए हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट देखा जाए। 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है, यहाँ पे सेल लगा हुआ है, यहाँ पे कॉइल में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, दोनों पास पास में हैं अपना, कुछ तो अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस करते होंगे भाई, कुछ अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस बनाया होगा इन्होंने। चलो क्वेश्चन देखो भाई, 76 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, दिखाई दे रहा होगा। चलो अब देखो 76 नंबर क्वेश्चन। A short solenoid of radius A, number of turn per unit length N1 and length L is kept coaxially inside a very long solenoid of radius B, number of turn per unit length N2. What is the mutual inductance of the system? तो एक छोटा सा सोलेनॉइड कहाँ है भाई, तो इसका लेंथ तो L है और ये रखा है कोएक्सियली इनसाइड ए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। इनसाइड ए वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड हमने इसको कोएक्सियली रखा है। इसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N2 है, इसका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ N1 था, इसका रेडियस A था और इसका रेडियस B है। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू बताना है। तो भैया म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता था, याद होगा, दो कॉइल इस तरह से रहते थे, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एक तो आप डिराइव कर सकते हो, निकाल सकते हो भाई, दूसरा याद रहता है हम लोगों को क्या भाई, तो म्यू नॉट म्यू आर परमेबिलिटी पाई इंटू छोटे वाला का क्रॉस सेक्शन लिखते हैं, तो छोटे वाला क्रॉस सेक्शन एरिया, तो पाई इंटू छोटा वाला क्या था, ए रेडियस का, तो पाई ए स्क्वायर लिखेंगे। और क्या लिखते थे भाई, तो N1 N2 लिखते थे, याद होगा, और डिवाइडेड बाई टोटल L लिखते थे, या ऐसे L लिखेंगे, टोटल अगर लिखते तो डिवाइडेड बाई L करते, मतलब डिवाइडेड बाई L कब लिखते हैं, जब पाई ए स्क्वायर N1 N2 टोटल नंबर ऑफ टर्न वाला करते हैं काम, तो ये होता है भाई। तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट म्यू आर नहीं है तो खाली एयर है तो म्यू आर को छोड़ देंगे, म्यू नॉट N1 N2 और पाई ए स्क्वायर होना चाहिए, N1 N2 और L होना चाहिए। स्मॉल नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है तो ये वाला हो जाएगा भाई,
पाई ए स्क्वायर छोटा वाला पाई ए स्क्वायर और N1 N2 इंटू एल। अगर नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ वाला लिए हैं तो इंटू एल आएगा, तो इंटू एल दिखाएंगे। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर भी कुछ लोग डेराइव करना चाहते हैं तो वो डेराइव करते हैं भाई, ये तो हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस में सबसे पहला डेरिवेशन यही किया था। लार्जर वाला अगर प्राइमरी होगा तो अंदर में फील्ड क्या बनेगा, तो म्यू नॉट एन आई N1 इंटू I1। ठीक है भाई, तो फ्लक्स क्या बनेगा सेकेंडरी के थ्रू, यानी कि छोटे वाले के थ्रू हम लोग फ्लक्स निकालना चाहते हैं। मान लो बड़ा वाला, मान लो N2 वाला है तो N2 रख देंगे यहाँ पे, कोई बात नहीं, ऐसा रख दिया। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं फ्लक्स थ्रू स्मॉलर वाला, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी तो भाई लार्जर वाले को बनाएंगे ताकि अंदर का फील्ड, ये यूनिफॉर्म फील्ड में ही ये छोटा वाला कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है, इसलिए इसमें यूनिफॉर्म फील्ड समझा जाएगा और वो हो जाएगा कितना भाई, तो फ्लक्स बन जाएगा जो छोटे वाले के थ्रू, ये फील्ड जो कि ये है, एरिया जो कि ये है एक लूप का, और टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, तो N1 इंटू एल है, N1 इंटू ये एल है। ये हो गया फ्लक्स थ्रू वन लूप मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ लूप, यही है। अब फ्लक्स जब हमें पता है कि भाई ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी, तो प्राइमरी यहाँ पे I2 वाला था, तो ये जो बच गया I2 छोड़ दो और बाकी को पकड़ लो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया म्यू नॉट N1 इंटू एल, N1 इंटू एल, और कितना भाई, तो पाई इंटू छोटे वाले रेडियस का स्क्वायर। फ्लक्स निकालने थे, फ्लक्स निकाल लिया, फील्ड इंटू ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस तरह से काम बन जाता है। तो ये सब काम हम लोग कर लेते थे। ठीक है भाई, तो इसका सी हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, 77 नंबर देखेंगे, 76 का तो भाई सी है, 76 का देखो सी है म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये याद रहता है सबको। चलो भाई 77 देखें, इफ ए चेंज इन करंट ऑफ 0.01 एम्पियर इन वन कॉइल प्रोड्यूस ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 2 × 10⁻² वेबर इन द अनदर कॉइल, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल क्या होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल क्या होगा भाई, तो चेंज इन करंट हमने देखा कि एक कॉइल में हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, चेंज इन करंट फर्स्ट वाला में है 0.01 एम्पियर, तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज 2 × 10⁻² वेबर इन अनदर कॉइल। तो फर्स्ट वाला में ये चेंज किया, तो तुम्हें पता है भाई फ्लक्स थ्रू द सेकेंडरी कॉइल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू करंट इन द प्राइमरी कॉइल। सो यहाँ पे अगर मान लो मैं चेंज देखूँ सेकंड में, तो दिस विल बी इक्वल टू m इंटू चेंज इन करंट फर्स्ट वाला में। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है भाई कि 2 × 10⁻² है, दिस विल बी इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस इंटू 0.1, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू हो गया 0.02 डिवाइडेड बाई 0.1, यही है वैल्यू, यानी कि कितना हो गया वैल्यू, तो 2 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स 0.2। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, 2 और ये 0.1, फिर से देखें 2 × 10⁻² है, 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.01 था, 0.01 था भैया, 0.01, तो यहाँ पे 0.01 होगा, 0.01 इज इक्वल टू m, ये 0.02 है, 0.01 है मीन्स 2, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है 2 हेनरी, तो 2 हेनरी में ये टिक कर देंगे, सी ऑप्शन बच जाएगा। ठीक है भाई, फ्लक्स ऐसे होता है इसलिए चेंज की बात करेंगे, चेंज ऐसा, और यहाँ से हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकाल लेने, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा था। ठीक है भाई, क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात नहीं है। यहाँ देख लो आंसर में ये है, तो यह फ्लक्स है, चेंज ना लिख करके ये डायरेक्ट फ्लक्स लिख दिया, बात एक ही है 2 हेनरी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द टू कॉइल कैन बी इंक्रीज्ड बाई, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, बाई डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल। नहीं भैया, म्यूचुअल इंडक्टेंस में डिक्रीज करने से काम नहीं होगा, म्यू नॉट इंटू N1 N2 और पाई स्मॉलर रेडियस का स्क्वायर इंटू लेंथ होता है। और अगर हम लोग बोलें तो ये N1 N2 के टर्म में अगर लिखेंगे तो पाई R N उसका डिवाइडेड बाई लिखने पड़ेंगे।
तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ाना है तो डिक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न को डिक्रीज कराने से काम नहीं बनेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस और डिक्रीज हो जाएगा, ये तो काम नहीं होगा। बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, हाँ भैया इनको इंक्रीज करो और ये म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है भाई। तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। वाइंडिंग इन द कॉइल ऑन वुडन कोर से, वाइंडिंग द कॉइल ऑन वुडन कोर से हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ये मैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक हो तब बढ़ता है, यानी कि म्यू आर का वैल्यू जिसमें ज़्यादा हो, ग्रेटर देन 1 हो तब। तो वुडन का तो वैसा नहीं होता है, मैग्नेटिक मटेरियल होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक होगा तब बढ़ने का चांस बनेगा, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं। तो आपके सिलेबस में तो वैसे भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाला हटा दिया गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो इंक्रीज करके नंबर ऑफ टर्न बढ़ा सकते हैं। 79 व्हेन ए शीट ऑफ आयरन इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू कोएक्सियल कॉइल के बीच में हम लोग शीट ऑफ आयरन, 2 कोएक्सियल कॉइल हैं, इसके बीच में अगर शीट ऑफ आयरन डाल दें तो शीट ऑफ आयरन डालने से म्यूचुअल इंडक्टेंस का क्या होगा? तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भाई इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? कि जितने दूर में शीट है वहाँ तो कैसा शीट डाले हो? आयरन वाला शीट डाले हो। तो आयरन क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक होता है। जो फेरोमैग्नेटिक होता है वो अंदर में फील्ड और बढ़ा लेता है, तो फ्लक्स और बढ़ जाएगा। इसका मतलब जितना फ्लक्स, अगर आयरन नहीं डाले होते, आयरन के शीट नहीं डाले होते, तो फ्लक्स जितना हुआ होता तो भैया वो तो यहाँ के फील्ड के हिसाब से होता। फ्लक्स होता है एरिया इंटू फील्ड इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्न, लेकिन ये फील्ड ही इंक्रीज कर देता है। आयरन का अगर हम लोग बीच में डाल दें तो यहाँ का फील्ड इंक्रीज हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में जो भी फील्ड अप्लाई करोगे वो वहाँ पे अंदर में इंक्रीज हो जाएगा। अंदर में क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। B इज ग्रेटर देन B नॉट, B इज ग्रेटर देन B नॉट, अंदर में लार्जर हो जाता है। ठीक है भाई, इसलिए हमारा इंक्रीज हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर हम लोग शीट डालें तो इट विल इंक्रीज। यहाँ इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ B हो गया, यहाँ A हो गया, इस तरह से B एंड A हो गया भाई। B है, इधर A है। वी नो डैट द म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम का परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आयरन डालोगे परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आयरन का परमेबिलिटी म्यू नॉट इंटू म्यू आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम होता है ऑफ द सराउंडिंग द कॉइल्स के अंदर जो रहता है। व्हेन द परमेबिलिटी ऑफ मीडियम इज इंक्रीज्ड बाय इंसर्टिंग शीट ऑफ आयरन इंसर्ट करके परमेबिलिटी बढ़ा दिया, देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है भाई, इंक्रीज हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है। चलो, तो अब जरा असर्शन रीजन पे कुछ क्वेश्चन थे भाई, 1-2 डाउट वाले, तो वो जरा देख लेते हैं। दोनों अगर करेक्ट हुए, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो A लिखेंगे, तो वो सब समझते हैं आप। चलो 86 नंबर देखें। 86 नंबर में मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF। क्या ये ठीक है? मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस इंड्यूस्ड EMF। मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उससे इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या ऐसा है? क्या मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है इंड्यूस्ड EMF? नहीं भाई, फ्लक्स होने से मतलब नहीं है, चेंज इन फ्लक्स होने से मतलब है। इंड्यूस्ड EMF चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं प्रोड्यूस करता, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स तुम लाखों करोड़ों वेबर कर लो, लेकिन चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड EMF नहीं होगा। सो इंड्यूस्ड EMF मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस, तो इससे नहीं है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस, इसलिए ये फॉल्स हो जाएगा। असर्शन हमारा फॉल्स हो जाएगा। रीजन Faraday does not establish induced EMF experimentally. Faraday does not establish induced EMF experimentally. Faraday साहब establish नहीं किए induced EMF experimentally, ये तो किए थे ना भाई। induced EMF का वैल्यू एक्सपेरिमेंटली सेकेंड लॉ में आया था भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। Faraday does not establish the induced EMF experimentally. ये तो भाई इंड्यूस EMF स्टेब्लिश किया था इन्होंने, इसलिए डज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऐसा तो नहीं है। Faraday लॉ है ही बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंटली ही उन्होंने बताया था कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा देयर विल बी इंड्यूस्ड EMF। और सेकेंड लॉ में उन्होंने बताया था, वो भी एक्सपेरिमेंटली उन्होंने ये डिराइव किया था भाई, ये कि
माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी होता है एक्सपेरिमेंटल डेरिवेशन, मतलब एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन निकाला हुआ है, नॉट ऑन द थ्योरेटिकल। तो एक्सपेरिमेंटली ही तो उन्होंने एस्टेब्लिश किया था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है। तो डज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऐसा नहीं है, ये इंड्यूस किया था, इसका मतलब ये फॉल्स हो जाएगा। इंड्यूस किया था भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ को एक्सपेरिमेंटली एस्टेब्लिश किया था उन्होंने, तो ये नहीं बोलना ठीक नहीं है, एस्टेब्लिश किया था। तो फैराडे डज नॉट एस्टेब्लिश्ड, ये बात गलत हो जाएगा। तो दोनों ही फॉल्स हो गए, दोनों फॉल्स हो गए, इसका मतलब है डी ऑप्शन, एज फॉल्स, रीजन इज ऑल्सो फॉल्स, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए इसका बन जाएगा डी ऑप्शन। देखो भाई फर्स्ट वाले में डी ऑप्शन। EMF induced when there is change in magnetic flux. The magnitude of induced EMF depend on the rate at which the magnetic flux changes. When the magnetic flux is steady or constant, no EMF is induced. सबको पता है भाई, चेंज होगा तभी होगा। Faraday did experiment in which there was a relative motion between the coil and the magnet. मोशन कराया उन्होंने, the flux linked with the coil changes and EMF induced, और उससे से उन्होंने EMF इंडक्शन का स्टेब्लिशमेंट किया था, इसलिए दोनों ही फॉल्स निकल गए। अच्छा भाई फॉल्स निकल गए। तो अब 87 नंबर, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया ऑफ द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया ऑफ द कॉइल। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या डिपेंड करता है? एरिया एंड, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तो भाई डी फाई बाई डी टी पे डिपेंड करता है। अब इसमें B इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न इंटू कॉस थीटा, ऐसा होता है भाई। एरिया इंटू B ये है एक लूप के थ्रू फ्लक्स, कॉस थीटा ओरिएंटेशन है, और नंबर ऑफ टर्न ये है। इसलिए ओवरऑल किस रेट से फ्लक्स चेंज कर रहा है। अब रेट में फ्लक्स में चेंज होने का कारण ये भी हो सकता है, रीजन ये भी हो सकता है, रीजन ये भी हो सकता है, रीजन ये भी हो सकता है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया ऑफ द कॉइल। तो हाँ भाई, जब फ्लक्स चेंज होगा तो एरिया और नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये तो मुझे ट्रू लग रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं। द रीजन है इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ टर्न। इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू इंक्रीज होता है अगर हमारा इंड्यूस्ड नंबर ऑफ टर्न अगर इंक्रीज करें, नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज करेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। ये भी बात ठीक लग रहा है भाई। तो दोनों तो ट्रू लग रहे हैं, और दोनों ट्रू हैं, और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है क्योंकि ये n आ रहा है न्यूमरेटर में। सो ग्रेटर इज द नंबर ऑफ टर्न, ग्रेटर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, प्रोवाइडेड कि फ्लक्स हमारा चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तब ये दोनों ट्रू होंगे और ये एक्सप्लेन भी करेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा फिर ए। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बिल्कुल नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, नंबर बढ़ाओगे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी बढ़ेगा। ठीक है भाई। 87 नंबर का आंसर भी देखा जाए। 87 नंबर में इसने लिख दिया है डी। अब फ्लक्स चेंज ना हो तब भले ही हो सकता है भाई। हम लोगों ने तो देखा भाई कि नंबर ऑफ, देखो यहाँ क्या लिखा है, एक्सप्लेनेशन पहले देख दिया जाए। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज गिवन बाई -n डी फाई बाई डी टी। तो -n बी ए डी फाई बाई डी टी -n ए डी वी बाई डी टी। दस द इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, number of turn of the coil and area of the coil. If any of these factor increases or decreases, then induced EMF also increases or decreases, कोई भी एक फैक्टर से। तो भैया नंबर ऑफ टर्न पे भी तो डिपेंड कर ही रहा है, इसमें ये डी क्यों बोल रहे हैं? एक्सप्लेन तो वही किया जा रहा है कि तीनों में से तीनों पे डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल एंड एरिया ऑफ द कॉइल, सब पे डिपेंड करता है। अगर कोई भी चेंज होगा तो भाई चेंज होगा, इसलिए एक्सप्लेनेशन तो वही है, भले ही दे दिया यहाँ डी। हाँ, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बताए भाई। कोई कुछ कहना चाह रहा है तो बताए। देखो जो फैक्ट है वही जो हम लोगों ने ऑब्टेन किया था वही चीज़ ये भी है कि एन बी ए इन सब पे डिपेंड करता है। फ्लक्स चेंज होगा तो भाई सब पे डिपेंड करेगा ही। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड करता है इस पर, यही बात ये भी लिख रहा है। दस इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन दी रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड, क्या होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ
ओवरऑल फ्लक्स चेंज होना चाहिए, तो नंबर ऑफ टर्न पे भी डिपेंड करेगा, एरिया पे भी डिपेंड करेगा। इसलिए ये एक्सप्लेनेशन तो ए के बारे में इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इसका ए जो था, देखो क्वेश्चन में, इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ टर्न एंड एरिया ऑफ द कॉइल। यहाँ पे ज़्यादा और क्लियरिटी बढ़ाने के लिए ये लिखा जा सकता था, इफ़ फ्लक्स इज चेंजिंग, फ्लक्स चेंज कर रहा है तो भाई ये डिपेंडेंसी होगा। और इंड्यूस्ड ईएमएफ इंक्रीजेज विद द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ टर्न इन द कॉइल, तो जब भी इंक्रीज होगा तो भाई इंड्यूस्ड ईएमएफ भी इंक्रीज होगा। तो बात तो यही है, एक्सप्लेन भी यही किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने जो ए कंक्लूजन निकाला था वो ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन भी इसी पे है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आंसर देने में, यहाँ ऑप्शन लिखने में ए नहीं लिखा गया है। ऑप्शन यहाँ पे ए लिखा होना चाहिए बस, बाकी तो एक्सप्लेनेशन सब वही है। एक्सप्लेनेशन बिल्कुल वही है कि भाई नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होता। आप खुद सोचो, एक ही लूप रहता तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग होता, 10 होता लूप तो 10 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 टाइम्स बढ़ जाता। तो होता ही भाई नंबर ऑफ टर्न पे डिपेंडेंसी होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ ऑप्शन ए लेकर के चलेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो अच्छा, अब आ गए हम लोग भाई एसी पे। तो एसी का ये क्वेश्चन है, जल्दी से अब इसको देखा जाए भाई। में सबने रिवाइज कर लिया है, अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, चलो भाई एक इंडक्टर ले लिया हमने 20 मिली हेनरी का, एक कैपेसिटर ऑफ 100, अच्छा भाई कैपेसिटर ले लिया 100 माइक्रोफैराड का, बिल्कुल ठीक है भाई। एंड ए रेसिस्टर 50 ओम, अच्छा भाई रेसिस्टेंस भी ले लिया है 50 ओम, आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, एक सोर्स ऑफ, अच्छा तो ये सीरीज में कनेक्टेड हैं ये कैपेसिटर एंड रेसिस्टेंस, और ये सीरीज में जो लगाए हैं ये कह रहा है 10 sin 314t, ये वोल्टेज हम लोगों ने अप्लाई कर दिया। ठीक है भाई। द पावर लॉस इन द सर्किट इज, पावर लॉस इस सर्किट में क्या होगा, जल्दी से निकाल लो भाई, जल्दी निकालने, नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, पावर लॉस बताने हैं। तो एसी में पावर लॉस पूछा जा रहा है, मतलब कौन सा पावर लॉस, क्या इंस्टेंटेनियस, नहीं भैया, एवरेज, कुछ न बोला जाए तो एवरेज समझा जाए। और एवरेज पावर लॉस क्या होता है एसी सर्किट में, तो याद होगा तुम्हें, फॉर्मूला तो कम से कम याद होगा, VRMS, IRMS और cos फाई, जिसको कि बोलते हैं पावर फैक्टर, याद होगा पावर फैक्टर। मतलब अगर पीक वैल्यू पता हो तो I0, तो ये √2 होता है, √2 होता है, cos फाई होता है। इसलिए अगर पिक वैल्यू के टर्म में अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ये करने पड़ेंगे, ऐसे करने पड़ेंगे। तो जो भी आपको सूटेबल हो वो आप काम कर लो भाई, ये वाला काम करो या फिर ये वाला काम करो, बात एक ही है, कोई भी आप एक लेकर के काम चला सकते हो। कैसा सर्किट है भाई, सीरीज LRC सर्किट है। सीरीज LRC सर्किट है, इसका मतलब कि कुछ तो पावर फैक्टर होगा, 0 या 1 तो नहीं होगा, कुछ तो पावर फैक्टर होगा, क्योंकि L भी है, C भी है, R भी है। ठीक है, तो पावर फैक्टर होता है cos Z। क्योंकि देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, V पीक, यानी कि V0 का वैल्यू दिया हुआ है 10, V0 का वैल्यू 10 दिया हुआ है, ये है, ये V0 है, पीक वैल्यू है, दिस इज नॉट RMS वैल्यू। अगर RMS वैल्यू तुम्हें अगर चाहिए होगा तो पीक वैल्यू अपॉन √2 करने पड़ेंगे, यानी कि 10 अपॉन √2 करने पड़ेंगे अगर तुम्हें चाहिए होगा। तो ये दिया हुआ है और ये सारे दिए हुए हैं। तो पीक वैल्यू ये पता था हमें, V0 पीक वैल्यू नोन है, और ये 314 जैसे ही दे दिया तो समझ लेना ओमेगा इज इक्वल टू 314, और ओमेगा तो होता है भाई 2 पाई इंटू एफ, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, तो ये है तुम्हारा 314, यानी कि 100 पाई, ये है 314 का मतलब हो गया 100 पाई, और ये है 2 पाई, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। तो जब फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो कि इंडिया में होता है तो 100 पाई यानी 314, इतना इंफॉर्मेशन गिवन है। तुम्हें चाहिए पावर, तो VRMS या V पीक तुम्हें पता है, अब इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे भाई, तो LCR यूं ही थोड़े दिया हुआ है, इसमें भी तो कुछ यूज़ होगा। तो हम लोग चाहें तो देखो पावर फैक्टर cos फाई जो होता है वो R/Z होता है,
कॉस फाई क्या होता है भाई? तो याद होगा, अगर हमारा रेसिस्टेंस R है और ये जो हम लोगों ने नेट इम्पिडेंस निकाला वो Z है, तो पावर फैक्टर ये Z, इसको हम लोग बोलते हैं XC माइनस XL नेट रिएक्टेंस। तो भैया ये Z अगर है तो हमारा ये फाई होता है और पावर फैक्टर होता है R अपॉन Z, R अपॉन Z, ये मिलता है। तो R तो पता है और Z भी निकाल सकते हैं, Z भी निकाल सकते हैं। इसलिए हम लोगों को पावर का जो फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए वो यूज़ करना चाहिए V पिक I पिक डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस फाई, ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अच्छा भाई, ये यूज़ कर सकते हैं और इससे हमें पावर मिल जाएगा, क्योंकि V पिक दिया हुआ है, पिक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू। सो पावर लॉस एवरेज इज इक्वल टू V पिक है 10, V पिक क्या है भाई? तो वो है 10, पिक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज 10 है। और I पिक कितना है भाई? I का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, I का वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा? तो V0 अपॉन Z होगा। भाई I RMS होता है, I पिक होता है V पिक डिवाइडेड बाई Z, और I RMS दोनों में √2 से डिवाइड कर देंगे तो I RMS भी होता है V RMS अपॉन Z। सबको मालूम है ये सब तो भाई सबको मालूम है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ भाई कि I0 इज V0 बाई Z। तो V0 I0 बाई 2 इंटू कॉस फाई, कॉस फाई होता है R अपॉन Z, कॉस फाई इज R अपॉन Z। इसलिए ये ओवरऑल क्या मिल गया भाई? तो ओवरऑल हो गया ये V0 है, ये भी V0, तो V0 100 है, 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 50। देखो ये 10, ये V0 भी 10, 10 10 100, 100 डिवाइडेड बाई 2 यानी 50, 50 और R अपॉन Z स्क्वायर, 50 और R अपॉन Z स्क्वायर, ये मिल गया हमें। इसलिए पावर जो आया टोटल वो आया हमारा एवरेज पावर 50 R अपॉन Z स्क्वायर। अब भैया आपको वैल्यू रखने पड़ेंगे। Z का वैल्यू आप चाहें तो निकाल सकते हैं। अरे भैया Z का वैल्यू निकाल सकते हो अंडर रूट कितना? तो R स्क्वायर प्लस XC यानी कि 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L, इसका स्क्वायर करो, Z का वैल्यू मिल जाएगा। इट मीन्स Z स्क्वायर किसका? Z स्क्वायर देखो यहाँ देखो, I0 जो लिखा है I0 V0 बाई Z लिखा है, ये I0 का V0 बाई Z और ये R बाई Z, तो Z हो गया ना दो डिनोमिनेटर में। नहीं V0 अपॉन R क्यों होगा? AC सर्किट में तो V0 अपॉन Z होगा। I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, IRMS इज V0 अपॉन Z, ये तो होता है। खाली रेसिस्टेंस होता तब ना V0 बाई R होता, Z है भाई। याद नहीं है तुम्हें कि जब करंट लिखते थे तो यहाँ लिखते थे I0 साइन ओमेगा टी जैसे लिखते थे, तो यहाँ पर I0 क्या लिखते थे? V0 अपॉन Z, याद है? साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। पिक वैल्यू ऑफ करंट क्या लिखते थे? V0 अपॉन Z। प्योर रेसिस्टिव रहेगा तो R, प्योर कैपेसिटिव रहेगा तो 1 अपॉन ओमेगा C, प्योर इंडक्टिव रहेगा तो ओमेगा L, और अगर हमारा सीरीज LRC सर्किट रहा तो Z का वैल्यू होता था अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XC माइनस। तो ये जो V0 अपॉन Z लिखो यही तो I0 है। I0 इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, IRMS इज इक्वल टू VRMS अपॉन Z, क्योंकि दोनों में √2 से डिवाइड करोगे तो ये IRMS और ये √2 से डिवाइड करोगे VRMS। याद आया कि I0 ही होता था V0 अपॉन Z। तो बस यही वाला है। तो हमने I0 का एक V0 बाई Z और एक तो ये था ही V0, इसलिए V0 भी 10, ये भी 10, तो 10 10 100 हो गया, 100 डिवाइडेड बाई 2 50 हो गया, और R अपॉन Z स्क्वायर हो गया, R अपॉन ये Z और ये Z स्क्वायर, और ये 10 इंटू 10 100 डिवाइडेड बाई 2 50, ये मिल गया। बस ये तो काम करना है, 50 R अपॉन Z स्क्वायर। अच्छा देखो, मैंने फिर से लॉजिक बता देता हूँ। इसमें क्या था भाई? तीनों दिया हुआ था, R C L सब दिया हुआ था, और वोल्टेज का पीक वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है भाई, पावर निकालना था, फ्रीक्वेंसी भी पता है हमें 50 हर्ट्ज, ये देख करके फ्रीक्वेंसी पता है 50 हर्ट्ज, निकालना था पावर, तो पावर में भाई cos फाई भी यूज़ होगा, तो पावर का ये एक्सप्रेशन है। अगर हम लोग पिक वैल्यू के टर्म में लिखना चाहते हैं तो V0 I0 बाई 2 cos फाई। अगर RMS अगर दिया होता तो RMS के टर्म में भी हम लोग यूज़ कर सकते थे।
कोई दिया हो, कोई भी दोनों में से यूज कर सकते हैं। अब पिक दिया हुआ है 10, तो 10 दिया तो इसलिए मैंने पिक के टर्म में लिख दिया V0 I0 बाई 2। RMS होता तो VRMS IRMS cos phi, लेकिन पिक वैल्यू के टर्म में तो समझो VRMS लिखा है V0 बाई रूट 2, IRMS लिखा है I0 बाई रूट 2, यही तो है। तो I0 V0 बाई 2, तो यही V0 का वैल्यू 10 रखा और I0 को भी लिख दिया V0 बाई Z, I0 को भी लिखेंगे V0 बाई Z, तो वो भी हो गया 10 बाई Z और ये 2, तो 10 बाई Z और ये 2, तो 100 बाई 2 50 हो गया और ये R अपॉन Z स्क्वायर हो गया। यही हो गया, काम खत्म। अब ये वैल्यू बस रख देने हैं, तो Z तो आप निकाल ही सकते हैं। देखते हैं इसका आंसर में, देखो भाई क्या किया है। इम्पीडेंस Z इन द AC सर्किट, पहले इम्पीडेंस निकाल लिया R प्लस XC माइनस XL। XC इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XL इज इंडक्टिव, सबको पता है। XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C, XL 1 ओमेगा L होता है। तो Z का वैल्यू देखो 50 स्क्वायर R स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा C माइनस ओमेगा L निकाल दिया, आया इसका। अब ये कैलकुलेशन तो करने पड़ेंगे भाई, तो 56 ओम आया Z का वैल्यू। तो पावर लॉस इन द सर्किट क्या हो गया, पावर लॉस इन द सर्किट। अब ये देखो इसने क्या किया कि VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z, VRMS स्क्वायर डिवाइडेड बाई Z इंटू R, मतलब ये इसका दूसरा एक्सप्रेशन आ गया। ये एक्सप्रेशन क्या है जरा वो भी हम लोग समझ लें। देखो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या लिखा है वो भी मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये भी सब वही है, बात वही है। एवरेज पावर निकालना है तो एवरेज पावर का वैल्यू VRMS, ठीक है भाई। IRMS, तो IRMS लिख दिया हमने VRMS डिवाइडेड बाई Z, VRMS IRMS और cos phi मतलब R अपॉन Z। तो यही तो हो गया, देखो VRMS का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर और इंटू R, यही तो है। VRMS का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाई Z और 100 हो गया डिवाइडेड बाई Z स्क्वायर और इंटू R, यही है। तो VRMS तो था 10 बाई रूट 2, यानी कि ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर। देखो VRMS IRMS ये और cos phi, VRMS का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर, VRMS का स्क्वायर अपॉन Z का स्क्वायर इंटू R, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन। अब VRMS क्या लिखोगे भाई, तो V0 बाई रूट 2 लिखोगे। ये VRMS क्या लिखोगे, V0 बाई रूट 2 लिखोगे। तो V0 था 10 बाई रूट 2, 10 बाई रूट 2, 10 बाई रूट 2, 10 बाई रूट 2, 100 बाई 2 हो गया और ये Z स्क्वायर है R। तो आप कैसे भी लिखो, आप मैनिपुलेट अपने हिसाब से कर सकते हो, जो आपको इच्छा करता है वैसा आप यूज़ करो। इसने ये किया तो VRMS लिखेगा क्या, वही लिखेगा। फिर देखो VRMS लिखना तो वही है, ये आ गया। देखो VRMS 10 VRMS हो गया तुम्हारा 10 बाई रूट 2, 10 अपॉन रूट 2, VRMS इज 10 अपॉन रूट 2, ये है। अपॉन Z 56 था तो उसका स्क्वायर किया इंटू ये R था 50 ओम। काम वही करने हैं 50 R स्क्वायर अपॉन Z स्क्वायर। तो बस काम करने हैं, यही यूज हो जाने हैं। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. काम वही कर रहे हैं, VRMS IRMS cos phi करो या V पिक I पिक अपॉन 2 cos phi करो। जो क्वेश्चन में दिया है उसी के टर्म में लिख के आप काम कर लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। परेशानी हो तो बोल देना भाई, किसी को प्रॉब्लम आए तो बोल देगा, रिपीट कर लेंगे, कोई बात नहीं है। अब ये देखो क्वेश्चन जल्दी से इसको भी सॉल्व किया जाए। द पोटेंशियल डिफरेंस across the resistance, capacitance and inductance are 80 volt. Across resistance, potential difference across resistance 80 volt, across capacitance 40 volt and across inductance 100 volt respectively in series LRC circuit। कुछ नहीं लिखा है, सीरीज पैरेलल तो सीरीज LRC सर्किट ही होता है, पढ़ना है आपको। द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, पावर फैक्टर बताना है। पावर फैक्टर इज इक्वल टू cos phi होता है भाई, ये R अपॉन Z होता है, बिल्कुल होता है। अब जब सीरीज LRC सर्किट है,
सोच लो भाई पावर फैक्टर कैसे निकालें। हमें वी आर वी सी वी एल दिया है, पावर फैक्टर चाहिए। सीरीज LRC सर्किट है, पावर फैक्टर चाहिए। आर भी है, एल भी है, सी भी है और निकालने हैं हमें पावर फैक्टर। वी आर वी एल वी सी सब दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है। पावर फैक्टर तो भैया आर बाई जेड होता है, आर बाई जेड होता है कॉस फाई। कॉस फाई इज द पावर फैक्टर वैल्यू एंड इट इज आर अपॉन जेड। लेकिन हमें वोल्टेज के टर्म में पैरामीटर्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो वोल्टेज के टर्म में चाहिए। तो भैया जो करंट होगा वो सब में होगा, क्योंकि सीरीज में है, जो करंट होगा वो सब में होगा। अब ये बात अलग है कि यहाँ का वी आर ऐसे होता था, यहाँ का वी एल ऐसे हो जाता था, और वी सी ये वी आर है, इधर वी एल है, इधर वी सी है, ऐसा होता था। और तीनों का सम करते तो वी मेन मिलता था। अच्छा भाई, तो आर बाई जेड है, ये है पावर फैक्टर, ये हमें चाहिए। तो आर बाई जेड है, तो करंट तो भाई सब में सेम है। तो अगर मैं करंट से ऊपर नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में करंट आरएमएस से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई परेशानी, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो ये बन जाएगा तुम्हारा वी आर, आई आर एम एस इंटू आर, आई आर एम एस इंटू आर इज वी आर, और आई आर एम एस इंटू जेड इज, आई आर एम एस इंटू जेड इज वी मेन, क्योंकि पूरे के बदले में अगर एक जेड है तो आई आर एम एस इंटू जेड इज पूरा वोल्टेज मेन, मेन वोल्टेज। तो कॉस फाई का वैल्यू हो गया वी आर, वी आर दिया था, वी आर दिया है, कितना दिया है 80 दिया है, वी आर इज 80। अच्छा भाई, वी मेन कितना है, तो वी मेन तो भैया तीनों का वेक्टर सम, तो वी मेन चाहे तो निकाल सकते हैं भाई, मेन वोल्टेज जो है वो तीनों का वेक्टर सम, स्केलर सम नहीं है कि ये प्लस ये कर दें, वेक्टर सम। तो क्या मिलता था भाई, तो अंडर रूट वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर, याद होगा क्योंकि एक लीड करता है वी एल तो ये लैग करता है, वी सी लैग करता है, तो तीनों का वेक्टर सम करोगे भाई तो वी आर का स्क्वायर, तो वी आर कितना था, वी आर था अपना 80, तो अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, वी एल है 100, वी सी है 40, यानी कि 100 माइनस 40 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 60 का स्क्वायर करेंगे, 80 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो 100 वोल्ट है वी मेन, 100 वोल्ट है वी मेन। अच्छा भाई, 100 वोल्ट है वी मेन, तो ये वी मेन यहाँ पे 100 रख देंगे, क्योंकि आई आर एम एस इंटू आर, आई आर एम एस इंटू आर इज वी आर और आई आर एम एस इंटू जेड इज वी मेन। क्योंकि आई आर एम एस जब भी निकालते हो तो क्या करते हो भाई, वी आर एम एस में जेड से डिवाइड करोगे तो तुम्हें मिलेगा, तो ये तो होता ही है। तो Z इंटू आई आर एम एस इज वी आर एम एस, तो वी आर एम एस वी मेन हमारा दिया हुआ है और ये वी आर, तो वी आर अपॉन वी मेन निकाल रखा हमने, तो ये क्या मिल गया 0.8 मिल गया। तो पावर फैक्टर 0.8। क्योंकि हमें वी आर दिया था इसलिए मैं इसको वी आर के टर्म में लिखने के लिए क्या किया, आई आर एम एस से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। क्यों, क्योंकि सब में तो भाई सेम ही है, तो आई आर एम एस से ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ये जो मल्टीप्लाई किया तो इससे बन गया ये वी आर और ये बन गया वी मेन। और जब वी मेन बन गया, वी मेन तो निकाल सकते हैं क्योंकि वोल्टेज सारे दिए हुए हैं, तो वोल्टेज निकालना आसान है, इसके अक्रॉस ये जो वी मेन है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो रख दिया हमने, 0.8 मिल गया। बाकी इसका आंसर क्या कहता है वो भी एक नज़र देखा जाए। सी वी आर वी सी वी एल, पावर फैक्टर आर अपॉन जेड इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी, तो सीधा लिख दिया भाई। मल्टीप्लाई आप समझते रहो अपना, आई आर एम एस से मल्टीप्लाई हुआ है तभी वी आर बना है, ये वी बना, वी आर है और ये वी बना, तो ये 80 था वी आर और ये पूरा 100.8 आ गया। ठीक है भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, क्लियर है? Yes,
हाँ भाई, चिराग को क्लियर है, ठीक है। तनिष्का, तरुण बोलो भाई, एकता, रोशन बोला कर भाई। ठीक है भाई, क्लियर है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, आ गया ये एक और क्वेश्चन। चलो भाई, इसको देखा जाए, एम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ट्राई मारा जाए। A series combination of resistance and capacitance। अच्छा, resistance and capacitance is connected to AC source। एक resistance एक capacitance is connected to AC source। कनेक्ट कर दिया भाई AC source से, of angular frequency ओमेगा। ठीक है भाई, angular frequency ओमेगा, keeping the voltage same if the frequency is changed to ओमेगा by 3। अच्छा, पहले ओमेगा रखा गया और बाद में इसको ओमेगा बाई 3 कर दिया गया। अच्छा, द करंट बिकम्स हाफ द ओरिजिनल करंट। अच्छा, इस कंडीशन में करंट था, अगर हाफ करंट था जितना, तो यहाँ पे करंट हो जा रहा है I/2, हाफ हो जा रहा है। देन द रेशियो ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द रेसिस्टेंस ऑफ एट द फॉर्मर फ्रीक्वेंसी, मतलब ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे रेशियो बताना है। ओमेगा फ्रीक्वेंसी पे रेशियो बताना है किसका भाई, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड रेसिस्टेंस, ये रेशियो चाहिए एट ओमेगा अप्लाइड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बाई 3 कर देने से क्या हो रहा है, करंट हाफ हो जा रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है भाई, तो जो कह रहा है उस हिसाब से इक्वेशन लिखा जाए। क्वेश्चन तो समझ में आया कुछ हम लोगों को, तो इसका R है कुछ और ये XC है कुछ, ठीक है। तो ओमेगा के कॉरस्पॉन्डिंग करंट, तो करंट का वैल्यू क्या होता है, तो भैया एट ओमेगा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जब हमारा ओमेगा है, तो जो करंट होता है वो होता है वोल्टेज डिवाइडेड बाई जेड, यानी कि VRMS जो भी होगा। VRMS पिक वैल्यू लिखेंगे तो पिक वैल्यू लिखने पड़ेंगे, RMS वैल्यू लिखेंगे तो RMS वैल्यू लिखने पड़ेंगे, डिवाइडेड बाई जेड। जेड क्या है भाई, अगर मैं पिक वैल्यू लिख रहा हूँ तो पिक वैल्यू वोल्टेज का भी लिखूंगा, RMS वैल्यू लिखूंगा तो RMS वैल्यू भी लिखूंगा। मतलब इसी पिक वैल्यू में अगर दोनों साइड √2 से डिवाइड कर दें तो ये भी RMS ये भी RMS, जेड एज इट इज रहेगा। अच्छा भाई, तो वोल्टेज का जो भी पिक वैल्यू होगा जेड है R² प्लस XC², तो पहले अपना था XC, ठीक है भाई। तो ये केस 1 में तो ये था, लेकिन केस 2 में जब चेंज कर दिया हम लोगों ने, ये जब ओमेगा था तब का है, और जब ये ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई 3 कर दें तब क्या होगा भाई, तो R ही रहेगा, लेकिन ये चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि XC होता है भाई 1/ωc। तो अगर इसको तुमने चेंज किया, कितना किया 1/3, तो ये वाला कितना हो जाएगा भाई, तो 1/ω/3 बन गया ये, और इंटू C, क्योंकि पहले तो ये XC था 1/ωc, पहले जो ये XC था वो 1/ωc था, लेकिन अब क्या हो गया, तो 1/ω/3C, यानी कि 3 टाइम्स 1/ωc, इट मीन्स 3 टाइम्स XC। पहले XC था तो अब 3 टाइम्स XC है, तो चलो भाई पहले XC है, तो पहले तो मैंने लिख दिया ओमेगा पे, तो ये है करंट। अब मैं जरा इधर लिखता हूँ कि एट ओमेगा डैश इज इक्वल टू ω/3, इस कंडीशन में क्या होगा करंट, तो बोला गया था उधर कि करंट हाफ हो जाता है, तो करंट तो होगा भाई वोल्टेज डिवाइडेड बाई जेड डैश बोले, तो ये बोला गया कि ये हाफ हो चुका है पहले वाले से, तो ठीक है भैया, वोल्टेज वही है, और ये जेड डैश का वैल्यू क्या होगा अब, तो जेड डैश का वैल्यू होगा R² प्लस नेट। अब ये हमारा XC कितना हो चुका है, तो XC हो गया 3XC, XC अब हमारा 3XC हो चुका है इस कंडीशन में, क्योंकि इस कंडीशन में जब ये हुआ है तो XC डैश बन चुका है 3 टाइम्स XC, जो कि उधर हम लोगों ने देख रखे हैं, ठीक है भाई। तो ये वाला I/2 है, और ये वाला एक इक्वेशन नंबर 1 बन गया, समझो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया। इन दोनों से हम लोग काम कर सकते हैं, इसका ये हाफ है, इसलिए अगर हम लोग रेशियो लें तो V0 कैंसिल भी हो जाएगा। अगर मैं रेशियो लेता हूँ इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2 करें
तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 है आई नॉट बाई ये वाला हो गया, ये आई नॉट, तो ये वाला हो गया आई नॉट बाई 2, ये आई नॉट बाई 2, तो आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, मिल जाएगा यहाँ पे 2। मतलब मैंने क्या किया, आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट बाई 2 किया है, आई नॉट डिवाइडेड बाई आई नॉट बाई 2 किया है, तो ये मिला है। तो आई नॉट में से इसको सब डिवाइड करेंगे तो वी नॉट कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्सी का स्क्वायर, और ये चला जाएगा ऊपर क्योंकि ये डिवाइड किए हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर, ये मिल गया भाई 2 इज इक्वल टू दिस। तो इस बेसिस पे अब हम लोग निकाल सकते हैं भाई कि ये तो हम लोगों ने रेशियो लिया तो 2 आ गया, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे रूट गायब हो जाएगा भाई, स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ बन गया 4 इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इससे हम लोग काम कर सकते हैं भाई 4 आर स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग को चाहिए था क्या, एक्स अपॉन आर। ठीक है भैया, एक्स अपॉन आर चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 9 माइनस 4 यानी कि, और इधर हो गया 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस 4 मीन्स 5x स्क्वायर, इसलिए एक्स अपॉन आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/5, सो एक्स अपॉन आर इज अंडर रूट 3/5, अंडर रूट 3/5, अंडर रूट 3/5, अंडर रूट 3/5 मीन्स अंडर रूट 0.6, अंडर रूट 0.6 आ गया हमारा एक्स अपॉन आर। यही तो चाहिए था, एक्स अपॉन आर। हमने क्या किया भाई, जो बोला कि पहले ओमेगा पे हमारा आई है या आई नॉट है, तो वैल्यू हमारा करंट का हाफ हो जाता है भाई जब ओमेगा बाई 3 करते हैं। तो ओमेगा बाई 3 करने से क्या होगा, आर तो वही रहेगा, आर में तो चेंज होता नहीं है। हाँ, पहले एक्सी था, अब वो हमारा एक्सी डैश जो बन गया वो 3 टाइम्स एक्सी हो चुका है। तो उस बेसिस पे हमने काम किया, पहले का करंट लिखा, अब न्यू करंट लिखा, और अब क्या किया भाई, तो रेशियो ले लिया। रेशियो लेने से हमें सॉल्व हो गया, रेशियो जब लिया तो सॉल्व हो गया। रेशियो लेंगे, 2 इक्वेशन है, वी नॉट हमें दिया हुआ भी नहीं है, वी नॉट की ज़रूरत नहीं है, रेशियो लेंगे तो आई नॉट भी कैंसिल, वी नॉट भी कैंसिल, मिल गया 2 इज इक्वल टू दिस, निकाल दिया। बोलो भाई क्लियर है? कोई डाउट है तो बताओ भाई, कहाँ डाउट है, कहाँ पे डाउट है, बोलो। नहीं डाउट है तो आगे बढ़ते हैं भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये इसका आंसर है, फर्स्ट केस में कैपेसिटिव रिएक्टेंस दिस आई इज इक्वल टू वी अपॉन जेड अपना, ठीक है। सेकंड केस में ओमेगा डैश ओमेगा बाई 3 हो गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस 3 टाइम्स एक्सी हो गया, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट ये हो गया, करंट इन द सर्किट I/2 लिख दिया देखो, और ये हो गया डिवाइड किए, मिल गया, वही मिल गया। तो सेम काम किया हुआ है ऑलमोस्ट, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए भाई। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें, ये 4 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। देखो भाई ये 4 नंबर क्वेश्चन जल्दी से ट्राई मारो। An electric bulb has rated power of 50 watt, पावर है 50 वाट और रेटेड है, लेकिन रेटेड वोल्टेज क्या है 100 वोल्ट, 50 वाट एट 100 वोल्ट, मतलब 100 वाट स्पेसिफाइड, 100 वोल्ट जो इसका स्पेसिफाइड वोल्टेज है, तब ये स्पेसिफाइड पावर हमारा 50 वाट है, 50 वाट बल्ब एट 100 वाट, तो ये स्पेसिफाइड वोल्टेज है। इससे ज़्यादा हुआ ना तो ये बल्ब ग्लो करेगा नहीं, फ्यूज़ हो जाएगा। तो ये स्पेसिफाइड है, बल्ब के बारे में ये स्पेसिफाइड वोल्टेज है, तो ये स्पेसिफाइड वोल्टेज, ये स्पेसिफाइड पावर। इफ़ इट इज़ यूज्ड ऑन एन AC सोर्स ऑफ 200 वोल्ट, और इस बल्ब को हमने यूज़ कर दिया किसके लिए भाई, तो एक 200 वोल्ट AC सोर्स। भैया ये 200 वोल्ट जो AC सोर्स लगेगा ना, तो ये इसको उड़ा देगा, क्योंकि इसको 100 ही चाहिए, तो डायरेक्ट नहीं लगा सकते। ठीक है भाई, इफ़ इट इज़ यूज इन AC सोर्स 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, 200 वोल्ट है 50 हर्ट्ज पे है, ठीक है भाई यूज कर रहे हैं। ए चोक कोयल हैज़ टू बी यूज्ड इन सीरीज,
तो इस कंडीशन में इसके सीरीज में एक चोक कॉइल, समझो कि ये ट्यूबलाइट है, एक चोक कॉइल लगाते हैं इसके सीरीज में। चोक कॉइल इज यूज्ड इन सीरीज विद दिस चोक शुड हैव एन इंडक्टेंस ऑफ कितना, अच्छा ये इंडक्टेंस का वैल्यू चाहिए, इस इंडक्टेंस का वैल्यू चाहिए। तो भैया अब क्या करें, ये तो 200 वोल्ट है, इसको 100 से ज़्यादा चाहिए नहीं, तो ये पावर 50 वाट डिसिपेट कर रहा है, ग्लो कर रहा है, मतलब इसको 100 वोल्ट मिल रहा है। क्वेश्चन में लिख रहा है कि इलेक्ट्रिक बल्ब को रेटेड पावर रेटेड वोल्टेज है, और इसको यूज़ किया हम लोगों ने, जब यूज़ किया है तो ये ऐसे ही होगा, जब यूज़ किया है मतलब 100 वोल्ट जो इसका स्पेसिफाइड है वो मिल रहा है। 200 के क्रॉस करंट किया लेकिन उधर 100 मिल रहा है, ठीक है। तो अब क्या करें हम लोग, ये 200 है, ये 100 है, और यहाँ 50 वाट का पावर डिसिपेशन हो रहा है, तो L का वैल्यू हमें चाहिए, स्पेसिफाइड इंडक्टेंस का ही वैल्यू चाहिए, ठीक है भाई। तो इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ देख रहे हो कि 100 वोल्ट है और 50 वाट है, तो चाहे तो यहाँ से हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं कि ये करंट कितना होगा, निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते भाई, बिल्कुल निकाल सकते हैं कि पावर होता है हमारा VRMS इंटू IRMS। अगर हम लोग किसी रेसिस्टिव के लिए, रेसिस्टर के लिए देखते हैं तो P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, क्योंकि cos फाई 1 हो जाता है इसके लिए। फॉर बल्ब, ये जो बल्ब है, जो रेसिस्टिव बल्ब है उसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर रेसिस्टिव बल्ब इसका पावर पता है कि 50 वाट है भैया, कितने वोल्ट पे, 100 पे, तो इसका मतलब IRMS कितना चल रहा होगा, तो IRMS का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, कितना करंट चल रहा होगा इसमें, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 मतलब 0.5 एम्पियर का करंट चल रहा है। IRMS इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर, ठीक है भाई। इसका मतलब इसमें करंट चल रहा है IRMS 0.5 एम्पियर का करंट जरूर चल रहा है। चलो भाई, अच्छी बात है, तो करंट ये चल रहा है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, तो जब करंट पता लग गया, ये वोल्टेज पता ही है, तो हम लोग इंडक्टेंस अब निकाल सकते हैं। कैसे, तो भैया करंट RMS जो होता है वो VRMS डिवाइडेड बाई Z होता है, और करंट RMS हमें पता लग चुका है कि 0.5 एम्पियर एग्जिस्ट कर रहा था, और VRMS कितना है, ये है जो वोल्टेज दिया हुआ वो क्या है, VRMS है, पूरे सर्किट के लिए ओवरऑल ये VRMS, तो VRMS है 200 और डिवाइडेड बाई Z का वैल्यू कितना, तो √R² प्लस ω/L का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग L निकाल सकते हैं, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू भी हमें पता होगा। रेसिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता लगेगा भाई, तो रेसिस्टेंस बल्ब का हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे, जो पावर होता है भैया V²/R, याद होगा, स्पेसिफाइड वोल्टेज पे स्पेसिफाइड पावर, तो रेसिस्टेंस निकालते हैं V²/P से, तो 100 वोल्ट इसका स्पेसिफाइड था, डिवाइडेड बाय पावर था 50 वाट, स्पेसिफाइड वोल्टेज था 100 पे, पावर है 50 वाट, तो रेसिस्टेंस इसका वैल्यू मिल जाएगा 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 50, इट मीन्स कितना भाई, 200। तो रेसिस्टेंस हमारा 200 है उस बल्ब का, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि दिस इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस 200 आ चुका है, तो 200 का स्क्वायर प्लस ω/L। तो ω/L क्या, ω/L करोगे यहाँ पे क्या, ω/L बाद में हम लोग ω/L कर लेंगे, अभी के लिए XL ही काम करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। XL का स्क्वायर रखते हैं, XL निकाल लेंगे, बाद में उसको ω/L रख के L निकाल लेंगे। ये मिला। अब देखो ये हाफ है, ये क्या है भाई 0.2 मतलब 0.5 मतलब हाफ है, तो हाफ है, ये क्या है भैया हाफ है, ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज इक्वल टू दिस, तो इससे हो गया ये 400 इज इक्वल टू √200 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग XL निकाल लेंगे तो L भी निकल जाएगा, तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि XL का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 का स्क्वायर यानी 1600 माइनस ये 400, तो ये हो गया 1600 पे 4 0 माइनस 4 4 0, ये हो गया कितना भाई, तो 12 इंटू 40, इट मीन्स मिल गया ये हमें √12 इंटू 10⁻⁴,
यानी कि हो गया √12 इंटू 10⁻²। ये मिल गया एक्सेल। एक्सेल का वैल्यू हमें ये मिल गया, एक्सेल का वैल्यू, ओनली एक्सेल, ओनली एक्सेल, एक्सेल का वैल्यू हमें ये मिल गया। ठीक है भाई, ये मिल गया। जब एक्सेल का वैल्यू हमें मिल चुका तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको लिख देंगे ओमेगा इंटू एल। और ओमेगा कितना था, ओमेगा कितना था भाई, तो ओमेगा था 50 हर्ट्ज है तो 100 पाई, 100 पाई। ओमेगा का वैल्यू 50 हर्ट्ज है तो इसका मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, तो 2 पाई इंटू 50 दैट इज 100 पाई होता ही है। तो ये हो गया 100 पाई इंटू एल, इसलिए एल का वैल्यू हो जाएगा, एल का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ से हम लोगों को अब एल का वैल्यू ईजिली निकल जाए। जब एक्सेल मिल गया तो एल का वैल्यू हो गया, एल का वैल्यू हो गया कितना भाई, तो √12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ये 100 पाई, ये मिल गया एल। 100 कैंसल्ड और ये हो गया √एल का वैल्यू हो गया √12, 4 अगर इससे बाहर निकाल लें तो 2√3 डिवाइडेड बाई पाई, 2√3 डिवाइडेड बाई पाई, एल का वैल्यू हो गया 2√3 डिवाइडेड बाई पाई, 2√3 डिवाइडेड बाई पाई। अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। अब ये तो भाई कैलकुलेट कर लेना है आपको, मतलब ये 2√3 कितना हो गया भाई, तो 2 इंटू 1.73 डिवाइडेड बाई 3.14, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, 3.14 से ज़्यादा हो जाएगा, 17 टू या 3. तो 3.4 के आसपास हो जाएगा। ये 3.4 डिवाइडेड बाई 3.14, इट मीन्स ये 1 पॉइंट समथिंग, 1.1 के आसपास, 1.1 के आसपास मिलेगा, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ लॉजिक भाई, लॉजिक फिर से देख लें। सबसे पहले क्या किया, एक दिया था हमें कि एक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब, जिसका कि 50 वाट है 100 वाट पे, 50 वाट है 100 वोल्ट पे, तो 50 वाट है 100 वोल्ट पे, तो इस बेसिस पे इसका मैं रेसिस्टेंस निकाल सकता हूँ फॉर बल्ब। बल्ब के लिए रेसिस्टेंस इजीली हम लोग निकाल सकते हैं भाई, स्पेसिफाइड पावर स्पेसिफाइड वोल्टेज ये मिलता है। ठीक है भाई, तो बल्ब का रेसिस्टेंस उधर से निकाल रखा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा था भाई कि इसको यूज़ कर रहे हैं सीरीज में, सच दैट कि ये बल्ब ग्लो कर रहा है तो ऑब्वियसली 100 वाट यूज़ कर रहा है, और ये 200 के क्रॉस किए हैं, तो हम लोग इजीली निकाल लिया। क्या निकाल लिया भाई, कि यहाँ से सबसे पहले निकाला कि ये इतना वाटेज डेसिपेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वोल्ट यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे करंट कितना है वो हम लोगों ने निकाल लिया। करंट कैसे निकाला भाई, तो करंट निकालने के लिए पावर इज़ इक्वल टू VRMS IRMS होता है, और पावर हमें पता है कि 50 है, कब भाई, जब वोल्टेज हमने 100 दिया है तब, तो IRMS का वैल्यू मिल गया, करंट का वैल्यू मिल गया, करंट का वैल्यू मिल गया तो Z भी मिल जाएगा, क्योंकि ये पता है और करंट पता है। जब हमें पूरे सर्किट में करंट पता है ओवरऑल, और ये वोल्टेज पता है, ये है क्या, VRMS है, पूरे सोर्स का VRMS। तो जब हमें करंट पता लग चुका और वोल्टेज दिया ही है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि Z क्या होगा। तो यही से हम लोगों ने निकाल लिया कि करंट इज इक्वल टू होता है VRMS अपॉन Z। इससे हम लोगों ने Z निकाल लिया, ये Z है, Z का हमने एक्सप्रेशन ही लिख दिया, √R² प्लस XL²। तो इससे हमें सीधा XL मिल गया। जैसे ही XL मिला तो फिर क्या, फिर L मिल गया, 2√3 डिवाइडेड बाई पाई, ऑलमोस्ट 1.1 के आसपास। तो देखते हैं भाई 4 नंबर क्वेश्चन, 1.1 वाला हम लोगों ने देखा, एम्स का क्वेश्चन था ये। तो देखा जाए, ये है भैया क्वेश्चन का, ये आया ये है, देखो इसका भी तो यही आया है, 0 कैंसिल, 2√3 अपॉन पाई, 2√3 अपॉन पाई वही आया है, 2√3 अपॉन पाई। हम लोग का भी था 2√3 अपॉन पाई, 2√3 अपॉन पाई, 100 कैंसिल हो गया था, 2√3 डिवाइडेड बाई पाई आया था हम लोगों का भी। क्या किया है इसने, पावर इज इक्वल टू दिस, इसका पावर ये है, वोल्टेज ये था, ये बल्ब के लिए स्पेसिफाइड वोल्टेज स्पेसिफाइड पावर, तो आई का वैल्यू, हाँ बिल्कुल आई निकाल लिया। ठीक है भाई, रेसिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई, रेसिस्टेंस भी निकाल लिया, इस बल्ब का रेसिस्टेंस भी निकाल लिया, जो हम लोगों ने उधर निकाला था वोल्टेज, रेसिस्टेंस भी निकाल लिया 200 ओम, मीन्स रेसिस्टेंस उधर का 200 ओम निकाल लिया, और करंट निकाल लिया 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। ठीक है, लेट L बी द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल, तो IRMS इज
ERMS अपॉन Z का वैल्यू निकाल लिया, Z का वैल्यू 200 डिवाइड बाई 400 ओम, Z का वैल्यू 400। तो एक्सेल क्या हो गया, ये बिल्कुल 400 का -2 स्क्वायर, तो यही तो हम लोग को भी आया था, √12 इंटू 100, और ओमेगा एल हो गया 100 इंटू ओमेगा एल इज इक्वल टू 100 इंटू ये वाला 112 को लिख दिया 2√3, बिल्कुल ठीक बात है। और एल का वैल्यू आ गया, ये वैल्यूज रखे तो मिल गया 2√3/π। काम वही हो गया, काम वही हुआ, ओवरऑल वही हुआ। करंट निकाला, रेसिस्टेंस निकाला बल्ब का, उधर अलग जहाँ ज़रूरत पड़ा जैसे निकाल लिया, और इससे हमने IRMS VRMS अपॉन Z होता है, इसके हिसाब से हम लोगों ने Z यानी कि एक्सेल निकाल दिया। Z पता लग गया, एक्सेल भी निकल गया, एक्सेल का वैल्यू हमें मिल गया। जैसे ही एक्सेल का वैल्यू मिला तो बाद में यूज़ कर लेना है, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, और सेल का वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ओमेगा तो भाई 100π है पता। तो ये वाला यूज़ कर लिया हमने यहाँ पे, और ये काम हो गया। 1.1 आ गया इसका आंसर। ठीक है भाई, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था ये देखा जाए, ये भी एम्स का क्वेश्चन है, जल्दी से जरा इसको ट्राई मारो भाई, ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज के लिए। और क्वेश्चन एसी का देखेंगे हम लोग अगली क्लास में, फ्राइडे वाले में। चलो भाई देखो, किसके घर से भाई ये क्लॉक का आवाज़ आता है। चलो देखो इसको जल्दी से, क्वेश्चन दे दिया, द वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस प्योर इंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड इन द फिगर। ठीक है भाई, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कर्व रिप्रेजेंट्स द करंट, वोल्टेज ऑफ द प्योर इंडक्टर। तो कोई भी प्योर इंडक्टर है तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज जो है हमारा वो दिया हुआ है। तो वोल्टेज और इधर करंट जो होता है, तो वोल्टेज और करंट में हम लोग को रिलेशन तो मालूम है भाई, वोल्टेज दे दिया हुआ है और करंट का पूछ रहा है, तो वोल्टेज और करंट में रिलेशन मालूम है भाई कि जो वोल्टेज होता है करंट प्योर इंडक्टर में लैग करता है। याद होगा, वोल्टेज अगर इधर है तो करंट ऐसे लैग करता है, करंट इधर है तो वोल्टेज ऐसे दिखाएंगे, करंट ऐसे दिखाएंगे तो VL ऐसे दिखाएंगे, लेकिन वोल्टेज अगर इधर दिखाएंगे तो करंट ऐसे दिखाएंगे भाई, क्योंकि करंट को लैग करना है, वोल्टेज को लीड करना है, करंट को लैग करना है, वोल्टेज को लीड करना है। एंटी क्लॉकवाइज चलने से लीड होता, क्लॉकवाइज चलने से लैग होता है, ये है। तो क्वेश्चन में दिया है कि वोल्टेज ये है, वोल्टेज कॉस की तरह लग रहा है, देख रहे हो, वोल्टेज ऐसे लग रहा है, ऐसे, ये वाला पूरा पार्ट ऐसे होता, ऐसे होता, ये ऑलमोस्ट इस तरह का है, तो वोल्टेज इस तरह का है। करंट दिखाना, तो करंट तो π/2 से लैग करेगा, तो π/2 से लैग करा दो भाई, लैग मतलब टाइम के मामले में डिले करा दो, टाइम के मामले में क्या करो, डिले करा दो। तो टाइम के मामले में डिले करना मतलब लेट कर देना, पहले नहीं भैया तो लेट होगा। तो करंट हमारा लैग करता है, तो करंट के लिए इसको और इधर शिफ्ट कर दो, कितने से, π/2 से। तो जो मैक्सिमम है ऐसे, ऐसे ये लग रहा है हमें, ऐसे लग रहा है, तो इसको π/2 से आगे शिफ्ट कर दो, π/2 से उधर शिफ्ट कर दो, डिले करा दो। तो π/2 से शिफ्ट करने का मतलब क्या हो गया, इस तरह का आ जाएगा, ये π/2 से शिफ्ट करना है, मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम है तो समझो ये π/2 से शिफ्ट इधर करना है, मतलब ये एक तरह से ऐसे हो जाएगा। π/2 से इसको शिफ्ट करो ग्राफ को, या ऑरिजिन को ही इधर ले आए, तो इस तरह से मिल जाएगा हमें करंट का ग्राफ, इस तरह का। तो इस तरह का मिलेगा करंट का ग्राफ, मतलब ये वाला मिल जाएगा, ये डी ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट हमें लग रहा है π/2 से शिफ्ट करने की। और तो लग रहा है ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये तो वैसे का वैसे ही है, ये हो नहीं सकता, रिवर्स आ नहीं सकता, यही वाला हो सकता है, यही π/2 से शिफ्टेड लग रहा है, यही π/2 से शिफ्टेड लग रहा है। तो यही वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, π/2 से शिफ्ट। इसको और ज़्यादा अच्छा क्लियर देना चाहिए था, बिल्कुल ऐसे देता, ऐसे वाला तो ज़्यादा अच्छा होता, कॉस की तरह पूरा प्योर लगता है, ये पूरा प्योर कॉस की तरह नहीं हो पा रहा मैक्सिमम,
पूरा प्योर होता तो बिल्कुल ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता, लेकिन पूरा ये कॉस वाला नहीं है, इसलिए थोड़ा सा ये राइटवर्ड है तो ये भी थोड़ा सा राइटवर्ड ऐसे रहेगा, यहाँ से चलेगा। तो यहाँ से चलने वाला हमारा कर्व यही दिख रहा है, ये। तो ये है तुम्हारा डी ऑप्शन। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम लोग। ये तो खैर अभी देखा हम लोगों ने। हाँ, ये है 5 नंबर का, करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2। करंट विल लैग बिहाइंड वोल्टेज बाई पाई बाई 2। तो ये लैग करता ही है, सबको मालूम है। इस हिसाब से हम लोगों ने लैग करता हुआ मतलब डिलेड करा दिया और उसको सेलेक्ट कर लिया। तो डिलेड कराने वाला सेलेक्ट कर लिया। तो इसको डिले कराने वाला मतलब पाई बाई 2 से आगे बढ़ाओ, पाई बाई 2 से आगे जब इसको बढ़ाया तो यही थोड़ा ही रह जाएगा, ये तो यही वाला है। तो इसको पाई बाई 2 से आगे बढ़ाया, तो पाई बाई 2 से आगे बढ़ने का मतलब है ये कि यहाँ वाला पोर्शन ये मिल जाएगा। वो हो नहीं सकता, यही है अप्रोप्रिएट।